हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं समष्टि अर्थशास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय समग्र मांग के विषय में। समग्र मांग क्या होती है, इसके अंतर्गत मैं आपको बताऊंगी कि समग्र मांग के अंतर्गत किन किन तत्वों को सम्मिलित किया जाता है। इसके पश्चात समग्र मांग फलन क्या होता है, इन सब के विषय में मैं बताऊंगी। इससे पहले मैंने आपको कई अलग अलग विषयों पर मैंने अपने वीडियोस डाले हैं, वो उसमें मनी बैंकिंग के भी हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के भी हैं, समष्टि अर्थशास्त्र के विभिन्न बिंदुओं के हैं, विभिन्न विषयों पर है। तो आप अगर आपने मेरे चैनल पर वो उन सब वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर जाइए और मेरे वीडियोस को देखिए। ये आपके लिए न केवल 12th से लेकर पीजी क्लासेस तक के लिए बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये सभी सामग्री बहुत ही उपयोगी है। अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिए। तो अब हम शुरू कर रहे हैं आज की क्लास, वो है समग्र मांग के बारे में। क्या होता है समग्र मांग? समग्र मांग होता है ये अर्थव्यवस्था में की जाने वाली कुल मांग। समष्टि अर्थशास्त्र का ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है और इसके अंतर्गत समग्र मांग का अर्थ क्या होता है? समग्र मांग से आशय किसी अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय, किसी भी अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय पर एक निश्चित समय अवधि, एक देखो समग्र मांग में समयावधि सम्मिलित होना जरूरी है। एक निश्चित समयावधि के दौरान विभिन्न कीमत स्तरों पर वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग है। अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समय अवधि जरूरी है, फिर कीमत स्तर जरूरी है और जितनी वस्तुओं और सेवाओं की कुल मांग की जाती है वो होती है समग्र मांग। इसकी परिभाषा, एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो है वो है, एक अर्थव्यवस्था में एक निश्चित समयावधि के दौरान वस्तुओं और सेवाओं पर किया जाने वाला कुल व्यय, नियोजित व्यय जो है वो समग्र मांग कहलाता है। यह वास्तविक मांग को नहीं बल्कि नियोजित या इच्छित मांग को नापता है, जिसे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र विभिन्न कीमत स्तरों पर खर्च करने को तैयार रहते हैं। मतलब जो ये वास्तविक मांग नहीं है, ये वो मांग नहीं है जो अर्थव्यवस्था में वास्तव में अपने को अनुभव होगी, लेकिन अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र विभिन्न कीमत स्तरों पर जितना खर्च करने को तैयार है उसको बताती है समग्र मांग। समग्र मांग के अंतर्गत जो सम्मिलित होते हैं, ये देखिए आप, सबसे पहला है उपभोग व्यय, निवेश व्यय, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और शुद्ध निर्यात। शुद्ध निर्यात का मतलब है निर्यात माइनस आयात। ये उपभोग व्यय के अंतर्गत किसको सम्मिलित करेंगे? परिवारों द्वारा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किया जाने वाला व्यय। परिवार जो व्यय करेंगे उसको उपभोग व्यय कहेंगे। निवेश व्यय क्या होगा? फर्मों द्वारा पूंजीगत वस्तुओं पर किया जाने वाला नियोजित व्यय। और सरकारी व्यय, सरकार द्वारा विकास कार्य या प्रशासनिक सेवाओं या लोक कल्याण पर किया जाने वाला अंतिम व्यय। जबकि शुद्ध निर्यात जो है ये देश के कुल निर्यात और कुल आयात का अंतर होता है। तो इस तरह से समग्र मांग का फॉर्मूला बनता है AD इक्वल टू, AD मीन्स एग्रीगेट डिमांड, इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। ये होती है समग्र मांग। अब इसमें से पहला है उपभोग व्यय। उपभोग व्यय से आशय क्या है? जैसा कि पहले भी बता चुकी हूं मैं कि परिवारों द्वारा अपनी आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं पर और सेवाओं पर किया गया व्यय। मतलब परिवार जो व्यय करता है, परिवार पर किस पर व्यय करते हैं? भोजन पर, वस्त्र पर, मकान का किराया, चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवाएं, इन पर। तो इन पर किया जाने वाला व्यय जो है वो उपभोग व्यय कहलाएगा। अब उपभोग व्यय के भी दो प्रकार है, स्वायत्त उपभोग और प्रेरित उपभोग। स्वायत्त उपभोग जो है ये आय के शून्य होने पर भी किया जाने वाला उपभोग जो है, न्यूनतम उपभोग, ये कहलाता है स्वायत्त उपभोग। इसके विषय में मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। स्वायत्त उपभोग क्या होता है? दूसरा होता है प्रेरित उपभोग। प्रेरित उपभोग होता है जो आय में परिवर्तन के अनुसार बढ़ता या घटता है, उसको कहते हैं प्रेरित उपभोग। अब आते हैं आपके उपभोग को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक। ये तो आप जानते ही हैं, उपभोग प्रवृत्ति को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? आय का स्तर, आय बढ़ने पर उपभोक्ता की उपभोग व्यय भी बढ़ता है। आय का वितरण, समाज में आय का समान वितरण होने पर औसत उपभोग प्रवृत्ति बढ़ती है, जबकि क्योंकि गरीबों की उपभोग प्रवृत्ति अधिक होती है। जितना ज्यादा आय का समान वितरण होगा उतनी ही उपभोग प्रवृत्ति अधिक होगी। ब्याज दर कम होने पर उपभोक्ता के लिए ऋण लेना आसान हो जाता है, इससे भी उपभोग व्यय बढ़ता है। संपत्ति एवं धन, व्यक्तियों की संचित संपत्ति और धन में वृद्धि होने पर
वर्तमान में वो अधिक उपभोग करने के लिए आश्वस्त होते हैं। तो इस तरह से संपत्ति और धन अगर अधिक हो तो भी अधिक उपभोग होता है। फिर भविष्य की अपेक्षाएं, यदि उपभोक्ता को भविष्य में अपनी मांग बढ़ने की उम्मीद हो तो वे वर्तमान उपभोग में वृद्धि कर देते हैं। अपनी आय बढ़ने की उम्मीद हो, सॉरी, अगर उपभोक्ताओं को अपने भविष्य में अपनी आय बढ़ने की अगर उम्मीद हो तो वो अपने वर्तमान उपभोग में भी वृद्धि कर देते हैं। पसंद एवं आदतें, उपभोक्ताओं के बदलते फैशन, प्राथमिकताएं, इन सब से भी उपभोग का स्तर प्रभावित होता है। इसके अलावा करों का स्तर भी जिस हिसाब से कर लगते हैं उस पर भी उपभोग का स्तर निर्भर करता है। अधिक कर होंगे तो उपभोग कम हो जाएगा। और कीमतों का स्तर, सामान्य कीमत स्तर कम होने पर लोगों की क्रय शक्ति बढ़ती है, उससे भी वस्तुओं की अधिक मांग करते हैं। तो ये थे उपभोग व्यय को निर्धारित करने वाले कारक। दूसरा है निवेश व्यय। मैंने बताया आपको कि समग्र मांग को निर्धारित करने वाला पहला है उपभोग, दूसरा है निवेश व्यय। निवेश व्यय क्या है? निवेश व्यय से आशय होता है फर्मों द्वारा पूंजीगत वस्तुओं की खरीद अथवा निर्माण कार्य पर किया गया व्यय। मतलब देखो, फर्में करती है उपभोग व्यय, तो कौन करते हैं? परिवार करते हैं। जबकि निवेश व्यय करते हैं फर्म करती है। और किस पर खर्च करती है? पूंजीगत वस्तुओं पर किया गया व्यय, जो भविष्य में उत्पादन क्षमता का विस्तार करते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए नई मशीनों और उपकरणों की खरीद पर किया गया व्यय, नए कारखानों का निर्माण, व्यावसायिक भवन, इन सब में कच्चे माल भंडार में वृद्धि, इन सब पर किया जाने वाला व्यय क्या कहलाएगा? निवेश व्यय कहलाएगा। अब निवेश व्यय की भी दो प्रकार है, स्वायत्त निवेश और प्रेरित निवेश। स्वायत्त निवेश जो है ये आय के स्तर से प्रभावित नहीं होता है या आय के स्तर से स्वतंत्र होता है, जो अर्थव्यवस्था में स्वतः ही बिना आय को दृष्टिगत रखते हुए किया जाता है। जैसे सरकार करती है, लोक कल्याण के लिए किया करती है, तो उसको कहते हैं स्वायत्त निवेश। दूसरा होता है प्रेरित निवेश। वह निवेश जो अर्थव्यवस्था में आय के स्तर, व्यावसायिक लाभ, मांग में वृद्धि से प्रभावित होता है। तो अब निवेश व्यय को भी प्रभावित करने वाले कारक है। कौन कौन से कारक है? ब्याज दर, पहला है ब्याज दर, पूंजी की सीमांत क्षमता और तकनीकी परिवर्तन की दर या व्यापार चक्र, ये सब निवेश व्यय को प्रभावित करने वाले कारक है। अब आता है तीसरा जो है समग्र मांग का निर्धारक घटक जो है वो है सरकारी व्यय। सरकार द्वारा जो वस्तुओं और सेवाओं की खरीद विभिन्न विकासात्मक और प्रशासनिक गतिविधियों के लिए की जाती है, उसको कहते हैं, उन पर किया जाने वाला कुल व्यय सरकारी व्यय कहलाता है। जैसे कि सड़कों, पुलों का निर्माण, नहरों का निर्माण, ये सब आता है सरकारी व्यय के अंतर्गत। सरकारी व्यय में वृद्धि होने पर सामान्यतः समग्र मांग में सीधे वृद्धि होती है, जबकि इसके विपरीत सरकारी व्यय में कमी होने पर समग्र मांग में भी कमी होती है। इसके अलावा ये हस्तांतरण भुगतान जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्तियां, बेरोजगारी भत्ता, इनको सरकार द्वारा सीधा एक तरफा रूप से दिए जाते हैं, इसलिए इनको अंतिम व्यय में सम्मिलित नहीं किया जाता है। ये केवल व्यक्तिगत आय में सम्मिलित किए जाते हैं, लेकिन समग्र मांग में इसको सम्मिलित नहीं किया जाता है। उसके बाद आता है शुद्ध निर्यात। शुद्ध निर्यात का अर्थ है कि निर्यात और आयात का अंतर। ये तो आपको पता ही है। निर्यात क्या होता है? जब किसी देश में उत्पादित वस्तुओं को विदेशों में बेचा जाता है, तो ये सीधे सीधे समग्र मांग में वृद्धि करते हैं। निर्यात जो है उससे सीधे सीधे समग्र मांग में वृद्धि होती है। जबकि आयात क्या होता है? आयात जो विदेशी वस्तुओं पर देशवासी खर्च करते हैं, तो उसको कहते हैं आयात। तो इससे निवेश में, इससे समग्र मांग में कमी होती है। खुली अर्थव्यवस्था में बाहरी व्यापार जो होती है, ये समग्र मांग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील घटक होता है। नेक्स्ट आता है विभिन्न प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में समग्र मांग की कौन कौन सी? ये जो है ये है टू सेक्टर इकोनॉमी। टू सेक्टर इकोनॉमी जहाँ दो ही क्षेत्र है। दो क्षेत्र कौन कौन से हैं? परिवार और व्यापार। सिर्फ दो ही क्षेत्र है। इसमें ना तो सरकार की कोई भूमिका है और न ही विदेशी व्यापार की कोई भूमिका है। तो उसको कहते हैं, जब केवल दो ही, परिवार और फर्म दोनों को सम्मिलित किया जाता है, तो इसको कहते हैं दो क्षेत्र में। इसके बाद होता है थ्री सेक्टर इकोनॉमी। थ्री सेक्टर में कौन कौन से सम्मिलित किए जाएंगे? थ्री सेक्टर में सम्मिलित किए जाएंगे परिवार, फर्म और सरकार। तीन चीजों को सम्मिलित किया जाता है। ये बंद अर्थव्यवस्था ही है अभी भी, इसमें भी विदेशी व्यापार सम्मिलित नहीं हुआ है।
अब तीसरा होता है खुली अर्थव्यवस्था, जो कि जिसमें आयात और निर्यात भी जुड़े हुए होते हैं। इसमें ये 4 सेक्टर इकोनॉमी है। इसमें परिवार, फर्म, सरकार और विदेशी व्यापार, इन सबको सम्मिलित किया जाता है। अब आता है समग्र मांग वक्र। समग्र मांग वक्र जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मांग वक्र बताता है सामान्य कीमत स्तर और अर्थव्यवस्था में मांगी जाने वाली वास्तविक वस्तुओं और सेवाओं की कुल मात्रा, इसके बीच में संबंध को बताता है। ये हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं, नीचे की तरफ झुकता हुआ होता है। इसका अर्थ है कि अन्य बातें समान रहने पर अगर सामान्य कीमत स्तर में कमी होती है तो ये वास्तविक उत्पादन की मांग बढ़ती है और कीमत स्तर में वृद्धि होने पर मांग घटती है। तो ये है आपकी समग्र मांग का चित्र। इसमें एक स्तर पर, यहाँ पर कीमत स्तर लिया है, यहाँ वास्तविक आय और उत्पादन लिया है, और ये इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग है। जैसे जैसे कीमत स्तर कम होता है, वास्तविक आय या उत्पादन बढ़ता जाता है। अब आता है समग्र मांग में परिवर्तन कब होता है। यह परिवर्तन तब होता है जब केवल सामान्य कीमत स्तर में बदलाव होता है, या तो केवल तब होता है, या फिर जब कीमत स्तर के अलावा अन्य कारकों में भी बदलाव होता है, तो सामान्य कीमत स्तर में परिवर्तन, सामान्य समग्र मांग के स्तर में परिवर्तन होता है। कीन्स के आय निर्धारण सिद्धांत में समग्र मांग का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ये अभी मैंने आपको पहले डायग्राम से बताया था। 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था है तो आय बराबर हो जाएगा C प्लस आई। 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था है तो इसमें गवर्नमेंट भी जुड़ गई है, और C प्लस आई प्लस जी। और 4 क्षेत्रीय है तो C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये इस तरह से लिया जाता है। तो संतुलन की स्थिति अर्थव्यवस्था में आय, उत्पादन और रोजगार का संतुलन उस बिंदु पर होता है जहां राष्ट्रीय आय और समग्र मांग के बराबर होते हैं। राष्ट्रीय आय और समग्र मांग जहां बराबर होंगे वहां पर संतुलन की स्थिति का निर्धारण होता है। राष्ट्रीय आय कुल उत्पादन और रोजगार को निर्धारित करने का मुख्य आधार प्रदान करती है। मुद्रास्फीति और मंदी, बेरोजगारी की आर्थिक समस्याओं को समझने और उनके विश्लेषण में ये बहुत ही सहायक होती है। तो इस तरह से ये समग्र मांग की अवधारणा है। अब आता है आपकी इस समग्र मांग का समष्टि अर्थशास्त्र में क्या महत्व है। तो समष्टि अर्थशास्त्र में अभी जैसे मैंने आपको समझाया, ये मुद्रास्फीति, बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए, उनके विश्लेषण के लिए सहायक है। मतलब अर्थव्यवस्था को मंदी से बाहर निकालने के लिए भी ये उपयोगी है। इसके अलावा विदेशी व्यापार के प्रभावों और कुल वैश्विक आर्थिक गतिविधियों के स्तर को समझने के लिए भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये था आपके समग्र मांग। समग्र मांग जैसा कि बताया आपको कि ये किस किस से मिलके बनी है, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अगर 2 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था लेंगे तो उसमें उपभोग और निवेश केवल 2 ही आएंगे, C प्लस आई। अगर 3 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था है तो उसमें 3 आ जाएंगे, C प्लस आई प्लस जी। और अगर 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था है तो उसमें 4 आ जाएंगे, C प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट एक्स माइनस एम। इन सबको सम्मिलित करेंगे। तो और समग्र मांग फलन क्या है? समग्र मांग फलन है विभिन्न कीमत स्तरों पर अर्थव्यवस्था में मांगी वस्तुओं और सेवाओं की मांगी जाने वाली मात्रा। तो ये है आपके समग्र मांग का विषय। इसमें ये वैश्विक अर्थशास्त्र में ये बहुत ही उपयोगी है। अगर आपको इसको समझने में अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप इसको मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। मैं आपकी क्वेरीज को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो वीडियोस देखिए। ये अर्थशास्त्र के स्टेप बाय स्टेप चल रही हूँ मैं। मुख्यतः मैंने पहले माइक्रो के कवर किए हैं, उसके पश्चात मैं मैक्रो के कवर कर रही हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप ही ये चीजें समझ में आएगी। क्या होता है 2 सेक्टर मॉडल, क्या होता है 3 सेक्टर, क्या होता है 4 सेक्टर मॉडल, सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी, ये मैं पहले समझा चुकी हूँ। तो ये इन सबको स्टेप बाय स्टेप ही आपको समझ में आएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।